Hello aspirants, welcome back to the channel, and today we are going to talk about the strategy for geography and how with smart work you can actually predict the paper every year and how it becomes very easy and you can actually prepare it in a very efficient manner if you focus on few things. So शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि मैंने आगे कुछ एग्जांपल्स कोट किए हैं कि कैसे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, कैसे कौन से रिसोर्सेस आपको कहाँ से क्या पढ़ाई करनी है, ऑल्सो कौन से सब्जेक्ट्स हैं जो ज्योग्राफी के साथ आपको पढ़ने हैं। अगर आप अभी शुरू करने वाले हो तो अगर आपने ऑलरेडी इसे पढ़ रखा है तो आप इसके रिविजन भी इस तरीके से कर सकते हो, बहुत अच्छे से काम आती है। सो आई टेल यू कि आप वैल्यू एडिशन कहाँ से कर सकते हो फॉर योर मेंस आंसर्स। बेसिकली ये वीडियो थोड़ी सी मेन स्पेसिफिक है, बट अगर रिसोर्सेज की बात करो तो बेसिकली दीज 3 रिसोर्सेज आर इनफ फॉर बोथ द स्टेजेस प्रीलिम्स एंड मेंस। मैं प्रीलिम्स के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, बट इसमें मैंने थोड़ा सा मेन स्पेसिफिक बातें करी हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट क्लास 11th NCERT, इट एक्चुअली कवर्स एवरी आस्पेक्ट ऑफ द पेपर। जो भी क्वेश्चन आज तक आए हैं उसकी सारे डिमांड इस बुक ने फुलफिल करी है। इट्स फॉर फिजिकल ज्योग्राफी एंड 12th NCERT जो है वो इंडियन और ह्यूमन ज्योग्राफी को कवर करती है। GC लियोंग मैंने एक्स्ट्रा पढ़ी थी थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सब चीज़ें बहुत कंसोलिडेटेड दी हैं, बट मुझे लगता है कि GC लियोंग की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ से डायरेक्शंस लिए थे तो मुझे GC लियोंग पता था, इसलिए मैंने पढ़ा था। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल मत पढ़िए, NCERT पे फोकस करिए। NCERT को बिल्कुल ही घोल के पी जाइए, बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हर चीज़ एक्चुअली दी हुई है, तो आपको कोई और रिसोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है। GC लियोंग में एक चीज़ बहुत अच्छी दी हुई है, जो कि क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन दिया है वो एक चार्ट के फॉर्म में दिया है, अच्छा दिया है, बहुत अच्छे से समझाया भी है, अलग अलग चैप्टर्स करके दिए हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। वीडियो के एंड में मैंने एक बहुत ही अमेजिंग रिसोर्स बताया है फॉर बिगिनर्स, सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच इट टिल द एंड। हमारा नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली हर साल जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें से एक क्वेश्चन तो करंट अफेयर बेस्ड होता ही है। एंड क्योंकि ज्योग्राफी सिर्फ अकेले नहीं है एक सब्जेक्ट, इसके साथ पूरा पूरा इन्वायरमेंट चलता है। इज़ माई टिप नंबर 1 कि जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ें साथ साथ इन्वायरमेंट भी पढ़ें, क्योंकि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। आपको साथ में पढ़ने का सेंस ये नहीं है कि आप दोनों को बिल्कुल ही स्क्रैच से स्टार्ट करो। मैं बेसिकली 2 सब्जेक्ट एक बार में पढ़ती हूँ, बट मैं कभी भी 2 नए सब्जेक्ट एक साथ नहीं स्टार्ट करती हूँ, बिकॉज़ थोड़ा सा ग्रास्प करने में टाइम लगता है, थोड़ी चीज़ों को समझने में समय लगता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि एक सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करो, उसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट की रिविज़न करते रहो, फिर कोई नया सब्जेक्ट स्टार्ट करो, जिसको जब वो कंप्लीट हो जाए, थोड़ा सा एक एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना पहले सब्जेक्ट की, तो फिर किसी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करो। तब तक आपका एक सब्जेक्ट का रिवीजन हो चुका होता है एंड अभी आप 2 सब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं और एक सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे आप फिर हाफ पहुंच चुका होता है। तो ये जो है ना, ये बहुत एफिशिएंट तरीका है कोई भी सब्जेक्ट तैयार करने का। सो इस बीच जब हम करंट अफेयर्स पढ़ते रहते हैं तो हमें पता रहता है कि कौन से टॉपिक्स कहाँ से कनेक्ट हो रहे हैं और कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे न्यूज़ में हमेशा क्लाइमेट चेंज रहता है, हमेशा बायोडाइवर्सिटी लॉस रहता है, जिनका कहीं ना कहीं कनेक्ट जो है वो ज्योग्राफी के साथ है। तो हम इन चीज़ों को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। साथ ही आप जब भी इन्वायरमेंट पढ़ो तो आप ये सोचो कि इसका ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होगा, और जब ज्योग्राफी पढ़ो तो इसका सोचो इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और तो इस तरीके से ना वो सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाते हैं। कुछ करंट इवेंट्स की मैं बात करूँ तो अभी हमने रिसेंटली करंट अफेयर्स में देखा था कि जोशीमठ इज़ सिंकिंग। तो इसका क्या इम्पैक्ट है, क्यों हो रहा है, हमें पता है कि ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है, बट वहाँ की ज्योग्राफी पे फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, जो 2 वर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा इस बार न्यूज़ में रहे हैं, हीट वेव एंड कोल्ड वेव। कोल्ड वेव के असर हम अभी भी देख रहे हैं हमारे पूरे इंडिया में किस तरह से हो रहा है। दिल्ली का टेम्परेचर इज़ डिपिंग, राजस्थान का टेम्परेचर इज़ डिपिंग। साथ ही जो हीट वेव है उसका असर किस तरह से यूरोप पे बढ़ा है। ऑलमोस्ट विटनेस्ड इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट ईयर इन इट्स हिस्ट्री। सो दीज थिंग्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे फिनोमेनाज होते हैं एक्चुअली विच मेक्स अप अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन. Also, you need to take care of some of the terminologies, some of the phenomena which are in use, like heat dome, polar vortex, ENSO, और लाइक इंडियन ओशन डायपोल। ये सारी जो चीज़ें हैं इन पे तो क्वेश्चंस भी आए हैं, तो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों को नहीं मिस कर सकते हो। ये सब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs देख के समझ में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ना अर्थक्वेक है। अर्थक्वेक फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रहता है और इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। इससे प्रीवियस में क्वेश्चंस आए हुए भी हैं, तो आप इनसे कुछ हिंट ले सकते हो, इनके कुछ आंसर्स देख सकते हो। ज्योग्राफी में आपके पास आंसर राइटिंग का स्कोप जो है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है। मीन्स आपके पास जो भी लिखना, आपको फैक्चुअल लिखना है। वैल्यू एडिशन का काम जो है वो इन्वायरमेंट बहुत ही अच्छे से करता है। मैं आपको इसका एग्जांपल भी आगे दूंगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही एक एग्जांपल है यहाँ पे, जो करंट अफेयर्स में ना 2021 का पेपर जो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया था ड्यू टू कोविड,
विच हैपेंड इन 2022 जनवरी। उसमें एक क्वेश्चन आया था, मेंशन द ग्लोबल अकरेंस ऑफ वॉल्केनिक eruptions इन 2021 एंड देयर इम्पैक्ट ऑन रीजनल एनवायरनमेंट। क्वेश्चन काफ़ी ईजी है। क्वेश्चन की ना 3 डिमांड है। जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करोगे तो आपको सबसे पहले वॉल्केनिक इरप्शन समझाना होगा, क्योंकि आप जब आंसर लिखते हो तो आप बिल्कुल वैसे लिखते हो जैसे आंसर आप सामने वाले को समझा रहे हो कि ये फिनोमेना क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो डिमांड है वो ये है। सेकेंडली है ग्लोबल अकरेंस जो थी 2021 में, और थर्ड इसका रीजनल इम्पैक्ट क्या है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ों को फुलफिल करना है, ठीक है। अब हम ये देखेंगे ना कि ये क्वेश्चन 22 के मेंस में क्यों पूछा गया था, जो कि जनवरी में हुआ था, और ये मेंस जो था वो 21 का था, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब आंसर लिखोगे तो सबसे पहले आप या तो वॉल्केनिक इरप्शन समझा दोगे या फिर एक रीसेंट इवेंट को मेंशन कर दोगे। बिफोर आई जंप ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, मैं आपको ये बताती हूँ कि क्वेश्चन आया क्यों था और कैसे हम पेपर को बहुत ईजिली ना प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो इन 2021 देयर वाज दिस मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन इन स्पेन्स आइलैंड ला पाल्मा विच लास्टेड फॉर 3 months अप्रॉक्स। तो और ये जो इवेंट है ना, ये एग्ज़ाम के ठीक एक कुछ दिन पहले ही ख़त्म हुआ था, ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे करंट इवेंट से हमारा एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। दिस शोज़ दैट यू कैन नॉट स्किप द करंट अफेयर्स पार्ट एट एनी कॉस्ट, बिकॉज क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड वेरी इजीली फ्रॉम दिस पार्ट। Move on to another question. It was about how the melting of Arctic ice and glacier of the Antarctic differently affect the weather pattern and human activities on Earth. ये क्वेश्चन भी है ना, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल ही करंट से आया था। उस टाइम पे ये न्यूज़ में था एंड इट वाज अबाउट कि कैसे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, इसका कैसे इफेक्ट हो सकता है। ऐसी चीज़ न्यूज़ में रहे ना, आप उसको फटाक से नोट्स बना लिया करो, उनके कुछ इम्पैक्ट्स देख लिया करो, उनके कुछ डिमेंशंस प्रिपेयर कर लिया करो, जैसे इनका सोशल, एक इन्वायरमेंटल, इनका जियोग्राफिकल, कैसे किस चीज़ पे फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे ना आप एक रीसेंट एग्जांपल ले लो कि फ़िलहाल ओजोन लेयर ना जो है वो न्यूज़ में है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ना रिकवर हो रहा है, ठीक है। और 2045 तक आर्कटिक पे और 2066 पे अंटार्कटिक पे वो जो है 1980 के जिस लेवल पे जैसा था वो वैसा वापस हो जाने की उम्मीद है। तो दिस बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इससे हम ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे, इससे हम ओजोन लेयर के सारे डिमेंशंस को कवर करेंगे, साथ ही उसके इम्पैक्ट्स, उसके प्रॉब्लम्स, कैसे डिप्लीट हुआ, कैसे सही हो रहा है, कौन से प्रोटोकॉल्स हैं जो फॉलो हो रहे हैं, कौन से इंटरनेशनल फोरम्स पे प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं। तो ऐसा कर रहे हैं तो हमारा ज्योग्राफी के साथ इन्वायरमेंट भी रेडी होता जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि दोनों ही लिंक्ड हैं। तो थोड़े से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ज्योग्राफी में ऐसे कोई भी टॉपिक्स नहीं है जिनको आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कम इंपॉर्टेंट कह सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा मार्जिन हमेशा ऊपर रहता है, क्योंकि वो राउंड द ईयर न्यूज़ में रहते हैं। एल नीनो, ला नीना, इंडियन ओशन डायपोल, अभी फ़िलहाल हीट डोम न्यूज़ में है, या फिर ओशन करेंट्स, ये सारी चीज़ें ना हमेशा थोड़ा सा एक एज लेके चलती हैं, क्योंकि ये ना कभी न्यूज़ में ज़रूर रहते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ टॉपिक्स ऐसे हो जाते हैं जिन पे हम बहुत ज़्यादा फोकस भी नहीं करते, पर इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे 21 और 22 का अगर एग्जांपल लोगे तो क्वेश्चन आया था प्राइमरी रॉक्स पे, क्वेश्चन आया था ट्रोपोस्फियर पे। तो ये सारे टॉपिक्स हैं ना बहुत ही स्टैटिक हैं, और इन पे ना क्वेश्चंस आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट नहीं करोगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। तो इस साल ना एक क्वेश्चन आया था प्राइमरी रॉक्स पे। क्वेश्चन देखने में तो बहुत ही ईजी था, लेकिन एग्जैक्ट 150 वर्ड्स में आपको ऐसी क्या चीज़ें लिखनी है जो आपके दिमाग में है, जो टू द पॉइंट एकदम सामने वाले को कन्वे हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, लेकिन जो भी चीज़ें थी ना बहुत ही फैक्चुअल थी, और उनका नेचर जो था बहुत ही रिजिड था। उसके लिए आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि प्राइमरी रॉक्स क्या होते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके कैटेगराइजेशन क्या होती है। ऐसी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओशन करेंट्स या फिर जो दूसरे टॉपिक्स हैं ना, उनका थोड़ा सा एक एज मिल जाता है कि यहाँ पे आप दूसरे डायमेंशंस को कवर कर सकते हो, जैसे कि इन्वायरमेंट है, या फिर इंडस्ट्री पे इसका कैसे फ़र्क पड़ता है, ह्यूमन ज्योग्राफी से कैसे रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें ना कहीं इंटरलिंक्ड है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी रॉक्स जो है वो रिजिड है, आपको उसको भी प्रिपेयर करना है। हमें पीवाईक्यूज़ हमेशा करने के लिए इसीलिए बताया जाता है। पीवाईक्यूज़ आपको वो गलतियाँ करने से रोकता है जो शायद आप कर सकते थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इनसे सीख लेनी है कि हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, लेकिन किन टॉपिक्स को ज़्यादा ध्यान देना है। एक एज हमेशा किन चीज़ों को देना है, आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्या है और क्यों है और किस तरह से है। उसके जो बहुत क्रिस्प नोट्स बनाइए बिल्कुल ही, कि ये टू द पॉइंट समझिए चीज़ों को कि ये क्या है, इनका फिनोमेना क्यों है, किस तरह से काम करते हैं ये, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपको बिल्कुल भी कुछ भी ना एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन अगर उनके क्वेश्चंस पूछेंगे तो हम क्या लिख सकते हो, ये सारी चीज़ें पहले से प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको ज़्यादा दिमाग भी ना लगाना पड़े। एंड एक बार में आपने उठाया और सीधे सीधे लिख दिया, मतलब
क्योंकि हमें ना बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में इम्बाइब करनी है। तो आप ये सारी चीज़ें भी अगर कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएँगी। आप इंट्रोडक्शन रेडी कर लो कुछ टॉपिक्स के, कुछ फिक्स टॉपिक्स हैं। जैसे अपार्ट फ्रॉम ज्योग्राफी अगर मैं बात करूँ तो सोसाइटी में टॉपिक्स हैं लाइक सेक्युलरिज़्म हो गया या फिर हमारे विमेन हो गया या फिर इनमें जैसे जहाँ डेटा कोड कर सकते हो बिल्कुल डेटा पहले कोड करिए। लेकिन अगर कुछ रिजिड टॉपिक्स हैं जिनमें पता है कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो ये मेरा सेफेस्ट साइड है। वैसे ही ज्योग्राफी में कुछ नहीं करोगे तो सेफेस्ट साइड है आपके पास। ओशन करेंट्स क्या होते हैं इनका इनका डेफिनेशन दे दिया। तो ये सारी कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही फिक्स हैं। और ज्योग्राफी मुझे लगता है ना सबसे कम एफर्ट्स मांगती है बिकॉज़ आपको यहाँ पे ज़्यादा ना एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप सीधे-सीधे डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे, फिनोमेना समझाओगे अपना जो भी इसमें है। आपको इसमें कुछ वे फॉरवर्ड भी नहीं बताना है, आपको सीधे-सीधे आंसर कंक्लूड कर लेना है। तो ये बहुत ईज़ी हो जाता है। आपने ये तो समझ लिया कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है क्योंकि सब कुछ इम्पोर्टेंट है। तो आपको हर चीज़ को अच्छे से ध्यान देके पढ़ना है और थोड़ा-सा एज लेके पढ़ना है करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है? हर चीज़ को अच्छे से लिंक कीजिए। जहाँ भी हो सकता है वैल्यू एडिशन कीजिए, डेटाज़ कोड कीजिए। इसके लिए मैं आपको एक फ्री इनिशिएटिव है, मैं आपको बताती हूँ। ओनली आईएएस करके एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो एक वैल्यू एडिशन मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं बिफोर मेंस, जिसमें ना जीएस 1 2 3 4 करके ना अलग-अलग टॉपिक्स की चीज़ें दी रहती हैं, ठीक है? इससे आपको ना चीज़ें थोड़ी-सी सॉर्टेड हो जाती हैं, एक जगह कंसोलिडेटेड चीज़ें मिल जाती हैं और ये थोड़ा-सा आपका वर्किंग ईज़ी कर देता है। ये सब छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। लास्टली, अगर आप एक बिगिनर हो और अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हो, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी, अगर आपको इंडिया के बारे में चीज़ें याद रखनी है या जाननी है, एक जगह कंसोलिडेटेड चाहिए इजी मैनर में, तो ये एक बुक है इंडिया थ्रू मैप्स बाय प्रेम पटेल। आप इसको डेफिनेटली पढ़ सकते हो, ये बहुत अच्छी बुक है। ये आपको फ्री में अवेलेबल मिल जाएंगी। कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टेलीग्राम, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आप इसे डेफिनेटली पढ़ सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। इससे आपको एक इंसाइट मिलता है अबाउट इंडिया। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। If you have any query or suggestion, please drop it in the comment box. And thank you for watching it till now. If you like the video, do like the video, subscribe the channel and share it with your friends. And thank you. Bye bye.